बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और यकीन जाने लगता है कि पता नहीं सदियों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, हालांकि ठीक 5 दिन बाद आपसे मुलाकात होती है, लेकिन अभी मुझे लग ऐसे रहा है कि कोई पता नहीं कोई 2-3 महीने की मैं छुट्टी पे गई हुई थी। हालांकि कतन ऐसा नहीं है, पिछले हफ्ते इतवार को आपसे मुलाकात हुई थी, लेकिन ये आपका वो प्यार है, ये वो मान है, ये उस मान की वजह से जो हमें हिम्मत और ताकत मिलती है कि हम आपके लिए लाइव प्रोग्रामिंग ला सकें। और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। ये जो कैमरे के पीछे तमाम टीम मेंबर्स हैं, जिसमें हर एक डिपार्टमेंट आता है, ये उन डिपार्टमेंट्स की कामयाबी है कि आपके लिए ऐसी प्रोग्रामिंग लेके आएँ। तो ये बात मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम तो कैमरे के आगे वो काम करते हैं जो हमें बताया जाता है या जो सिखाया जाता है, लेकिन असल हीरोज़ वो होते हैं जो कैमरे के पीछे होते हैं। और मेरे तमाम टीम मेंबर्स और हर डिपार्टमेंट जो है, उनकी इज़्ज़त तो है ही है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी है, लेकिन एक बड़ी अपनाइयत है। और ये वो अपनाइयत होती है जो टीम मेंबर्स में कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी। बहरहाल जी, ख़वातीन हज़रात, 21 महमूद गज़नवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है। हमें बहुत सारे कार्ड्स भी रिसीव होते हैं, आपके लेटर्स भी रिसीव होते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। उसके अलावा जी, PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र हम आपके साथ शेयर करते हैं। यू आर मोर देन वेलकम। आज मैंने वीडियो टीज़र में बता दी है कौन कौन मेहमान आ रहे हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए अपना जो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं प्रोग्राम में। और ये बड़ा ज़रूरी होता है कि ये मुख्तलिफ मीडियम्स हैं। उसके अलावा आपकी लाइव कॉल्स भी, भाई ओहो, आज लाइव कॉल्स भी होंगी। 042992000628 हमारा नंबर है, जिस पे आप हमें कॉल करके, आज पहले सेगमेंट में डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा से आपकी मुलाकात होगी और हम हड्डियों और जोड़ों की दर्द यानी बोन एंड जॉइंट पेन के हवाले से बात करेंगे। आप कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल करना चाहिए और मोर देन वेलकम। अच्छा ख़वातीन सर, देखें, मैं आज अक्सर औकात प्रोग्राम की ओपनिंग्स जो है, हमारी यही कोशिश होती है, हम सोचें कि क्या बात करनी है, कोई ऐसी बामानी गुफ्तगू, कोई ऐसा बामानी पैगाम जिससे मेरी आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ सके। मैं आज ऑफ़िस से, घर से ऑफ़िस के लिए जब मैं निकली, तो मैं यही रास्ते में सोच रही थी, और ये मुझे सारी जो ख़यालात हैं मुझे ड्राइव करते हुए ज़्यादा आते हैं, कि हम कितना होता है कि हम दुनियावी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। हम कहते हैं फ़लाँ हमारी चीज़ हो जाए, वो तमाम चीज़ें जो दुनियावी लिहाज से हमें शायद दूसरों से बालातर कर देती हैं, वो हमारी नज़र में होता है कि आपके पास कोई महंगी चीज़ आ जाए या कोई आप इन्वेस्टमेंट कर लें। लेकिन हम अगर ये सोचें कि हम दूसरों के लिए कितना कुछ करते हैं, हमारी मॉरल इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, तो यहाँ पे ये सवालिया निशान पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको बहुत सारी नेमतों से और रहमतों से नवाजा है, तो आप में कितना ज़र्फ़ है कि आप वो हमारे बहन भाई जिनके पास वो तमाम आसाइशें, क्या ज़रूरियात के लिए भी वसाइल कम हैं, आप कितना उनकी मदद करते हैं। और वो मदद सिर्फ माली इमदाद नहीं होती, कभी कभार मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज़ भी अगले इंसान में वो हौसला और हिम्मत पैदा कर देता है कि वो अगला शख्स जो मायूस बैठा हुआ होता है, नाउमीद बैठा हुआ होता है, उसमें वो हिम्मत और ताकत आ जाती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने लिए कुछ कर सके और अपने ख़ानदान वालों के लिए कुछ कर सके। सो ये ज़रूर याद रखिएगा, और ये बातें मैंने अपने बड़ों से सीखी कि सिर्फ आप जब दूसरों की मदद करते हैं तो माली इमदाद नहीं सिर्फ होती, वो तो अपनी जगह, लेकिन ये मॉरल इन्वेस्टमेंट करना कि अच्छे इखलाक से दूसरे शख्स के साथ पेश आना। और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो खुदारा एहसान नहीं जताना, आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। और अगर एक कोई अच्छा लफ्ज़ आप बोल दें और वो अगले शख्स के लिए इनकरेजमेंट का सबब बने, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी नेकी हो नहीं सकती। और ये तमाम चीज़ें आपकी और हमारी आखिरत संवारने के लिए हैं, और ये बड़ी ज़रूरी होती हैं बातें, और इन्हीं बातों से इंसान मुकम्मल होता है। वरना मुझे लगता है कि बड़ी ज़िंदगी बेमानी सी हो जाती है अगर आप सिर्फ अपने ही मफादात के हवाले से ज़िंदगी गुजारें। सो बहरहाल जी, जब हम बात करते हैं नेकी की या नेकी के काम की, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो तमाम लोग जो माशरे में कोई पॉजिटिव काम करें, उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए। तो आज प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात कराई जाएगी कुछ ऐसी मेहमान शख्सियात की से, बल्कि एक हमारी जो बहुत अच्छी सोशल वर्कर जिन्होंने इज्तमाही शादियाँ बच्चियों की कराई, उन किन वसाइल के साथ और किस तरीके से। तो इसलिए मैंने कहा मैं प्रोग्राम के स्टार्ट में ये टीज़र भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन मूविंग ऑन,
टुवर्ड्स आवर किचन सेगमेंट। हमारी शेफ माजबीन हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या बनने वाला है? आज हम बनाएंगे अफगानी पुलाव, ठीक है, और उसके साथ गोला कबाब सिजलर, और एक जो ड्रिंक बनाएंगे वो पाइनएप्पल और ऑरेंज लेमनेड होगा। वेरी गुड। उसके बाद मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं इधर ही रहूंगी क्योंकि उसके बाद सिर्फ नींद आएगी। इतने मज़े का खाना, और माजबीन के हाथ में इतना जायका है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी गवाह डॉक्टर फरजीन मलिक सामने बैठी है, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो रुला ही दिया यार, आज आपने कितनी अच्छा इंट्रो दिया है और कितना वो सही। और मैं सोचती हूँ कि जैसे हम डॉक्टर्स हैं, है ना, तो जब हम मरीज़ को मिलते हैं उसके साथ अगर उसके साथ अच्छी बातें करें, उसकी पूरी बात बैठ के सुने, तो वो कहता है कि अक्सर मरीज़ जाते हुए कहते हैं डॉक्टर साहब हम आधे से तो ज़्यादा यहीं ठीक हो गए। तो आई थिंक कि जहाँ जहाँ तभी इसको बड़ा नोबल प्रोफेशन ऐसा ही है डॉक्टर साहब। और देखिए आपके तो अब्बू डॉक्टर हैं, पूरी फैमिली, पूरी फैमिली डॉक्टर है। और आपके अब्बू की मैं आने से पहले अभी एक वीडियो भी देख रही थी, क्योंकि वो मेरी टीचर भी रह चुके हैं और बहुत मुझे उनसे वो मोहब्बत है एक जो होता है उस्ताद के साथ। तो वो अभी मैं देख रही थी एंड आई वाज रिमेम्बरिंग कि वो मैं किस तरह लेक्चर दिया करते थे और आराम शफीक तरीके से, और वो वाला लेक्चर जो हम बड़े मज़े से जाके सुनते थे। ऐसा ही है। वी यूज्ड टू एंजॉय इट सुंदस, बिकॉज मैं सोची थी कि उनकी बेटी भी उसी तरह, क्योंकि वो उसमें मैसेजेस भी देते थे इस तरह के अच्छे अच्छे ना, कि बच्चे ज़रा सीधे हो रहे हैं ज़िंदगी में। ऐसा ही। और डॉक्टर साहब मैं ये देखती हूँ आप बेहतर तरीके से, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत नोबल प्रोफेशन है, आपको अपनी ज़ात की नफ़ी करके किस तरीके से आपको किन हालात में, इसमें तो कोई बात। लेकिन अक्सर मैंने ये भी देखा है कि डॉक्टर्स दवा तो लिख देते हैं, लेकिन वो जो इखलाक है उसकी कहीं पे कमी बेशी नजर आ जाती है, क्योंकि अक्सर जो मरीज होता है उसको एक ढारस की जरूरत होती है। तो वो वहाँ पे कहीं मुझे लगता है कुछ डॉक्टर्स आपने बल्कि सुंदस ये देखा होगा कि जो मरीज है ना उनकी डॉक्टर्स के साथ बड़ी लॉयल्टी होती है। ऐसा ही है। जिनके साथ उनको आराम मिले या प्यार मिले, मैंने देखा है कि वो उनको लिटरली इतना मानते हैं, एक बड़ा सरबराह किस्म का। वो शादियों पे भी उनकी हर जगह पे खुशी गमी में डॉक्टर मौजूद। तो जाहिर है जब दिल का कोई हिस्सा आपका किसी से मुतासिर होता है तो आप उस बंदे को ये जगह देते हैं ना। ऐसा ही है। तो अगर डॉक्टर्स के पास तो बड़ा ही, डॉक्टर्स और जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, ट्रू हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, उनके पास तो इतना अच्छा मौका है दिल जीतने का और अपने लिए सवाब कमाने का। ऐसा ही है। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा ख़वातीन हज़रात, फिर डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा का भी सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो वो नेकी के उस हिस्से में आ जाता है कि जिसमें आपका राब्ता इनके साथ होता है। और आज हम लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। आपको नंबर दोबारा बताती चलूँ, 042-992-000628 हमारा नंबर है। और आज हम हड्डियों की और जोड़ों की दर्द के हवाले से, यानी बोन एंड जॉइंट पेन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, यू आर मोर देन वेलकम। जी डॉक्टर साहिबा, हड्डियाँ और जोड़ों का जो दर्द है, अब ये बड़ा कॉमन है और मुझे लगता है कि ये बच्चों में भी आना शुरू हो गया है, यानी यंगस्टर्स के अंदर। वरना एक एज ऐसी होती थी कि हम कहते थे कि शायद 60 प्लस या 50 प्लस होता था। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इतनी सारी 25-25 साल की लड़कियां आती हैं और कहती हैं डॉक्टर साहबा जो हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो वी कैन हियर आवर नीज। तो द थिंग इज, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि तमाम अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और हम सब पे अपना करम करें कि बहुत सारी एलिमेंट्स ऐसी हैं जो कि जिनका पीछे शिफ्ट हो गया उनकी टाइम मशीन ना, यानी कि यंगस्टर्स में भी आ गया है। और खैर यंगस्टर्स में जब हम बात करते हैं तो एक तो विटामिन डी डिफिशिएंसी बहुत तेज़ उसके ऊपर कर रही है ट्रेंडिंग कि जी विटामिन डी डिफिशिएंट हो, उसके साथ कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो, क्योंकि कैल्शियम ही वो सवारी है जो कि बोन्स तक जाएगी जब तक जो विटामिन डी की किश्ती में बैठेगी। सही। तो अगर कैल्शियम कम हो तो विटामिन डी ज़्यादा हो गई, फ़ायदा कोई नहीं, और अगर कैल्शियम ज़्यादा और विटामिन डी ना हो तो फ़ायदा नहीं। इसलिए दोनों का अमाउंट कैल्शियम और विटामिन डी का होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। और आजकल जो सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत भी निकल रही है उससे बल्कि बैठें, बाहर बैठें, उससे इस्तेफादा हासिल करें, विटामिन सी मौसमी का जूस पिएं और साथ में इसको अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। मेरे ख्याल में हमें बाहर जाके ये प्रोग्राम फिर करना चाहिए। अच्छा, मरी से नाजिया कॉलर हैं, जरा मरी में पूछते हैं धूप के और सर्दी के क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है नाजिया? मरी का मौसम कैसा है? मैं ठीक हूँ। मरी का मौसम बहुत सर्द है, बर्फ हो रही है, हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं, हीटर वगैरह लगाए हुए हैं, सर्दी है बहुत ज्यादा। अच्छा ओके, दैट्स वेरी टेम्पटिंग। हम आ रहे हैं परसों। हम आ रहे हैं जी आ जाए जी आ जाए। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहिबा से? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती थी, मेरे जोड़ों में दर्द है ना। ठीक,
ये मेरे घुटने में दर्द है और पाँव में दर्द होता है और कूहनियों में दर्द होता है ना। सही। आपने अपना यूरिक एसिड चेक कराया? नहीं करवाया। चले हम एज क्या है आपकी नाजिया? मेरी 43। अच्छा, ओ लग नहीं रहा, मुझे आवाज से लगा क्योंकि 20-22 साल की लड़की बात करिए। जीती रहें, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं जी। अच्छा, एक तो इनको चाहिए कि अपने कैल्शियम सीरम कैल्शियम करवाएं, अपने विटामिन डी लेवल्स करवाएं, और यूरिक एसिड सीरम यूरिक एसिड के नाम से वो टेस्ट है। एक आरए फैक्टर होता है जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर होता है, यानी कि आपने नाम सुना होगा कि आर्थराइटिस जो है वो काफ़ी रैम्पेंट है। तो ये 4 चीज़ें तो ज़रूर कराएं और सीबीसी, और उसके बाद फिर डॉक्टर से मिलें। और विटामिन डी एट एनी टाइम, देखो सुंदर, बहुत सारे लोग मिसट्रीट होते हैं। लोग ये जो हैं, बहुत सारी नाम नहीं लूँगी, पेन किलर्स, बड़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स लेते हैं सिर्फ इस वजह से कि दर्दें हो रही होती हैं। हालांकि सिर्फ विटामिन डी का एक टीका या एक गोली उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और वो पूरी हो जाए तो आपको वो इतनी सारी मेडिसिन नहीं आप लेते जो कि आपके लिवर को और आपकी किडनीज पे भी जाके असरअंदाज होती हैं। तो एक तो ये अपने टेस्ट करा लें। उसके अलावा कुछ हम डाइट के हवाले से बात करेंगे कि हमें क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए कि आपके बोन और जॉइंट इन्फ्लेमेशन जो है वो ना हो। और सोजिश, दर्द और ये जो अकड़ाहट है जिस्म के अंदर, या आपने सुना होगा कि ख़वातीन अक्सर कहती हैं सुबह उठो तो हमारी फिंगर्स में अकड़ाहट, आवाज़ें आ रही होती, क्रैम्प्स यानी अगर नहीं, बिल्कुल उंगलियां अकड़ी होती हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, वो मुड़नी मुश्किल होती है। इट टेक्स अ व्हाइल, 2-3 घंटे लगते हैं कि वो फिर सुबह के वक्त फंक्शनल हो जाएं। अच्छा, और सादा ज़बान में वो जो कड़ाके की आवाज़ें आती हैं वो भी क्रैकिंग इज समथिंग एल्स। ओके, दैट इज क्रैकिंग एक तो लोग खुद भी निकाल रहे होते हैं, और एक जो कड़ाके जो ज़्यादा निकलने घुटनों में से या एल्बोज में से या आपके वैसे, तो देन यू शुड गेट योर विटामिन डी वगैरह चेक और कैल्शियम लेवल। सही। अच्छा, राबिया अटक से हैं, साथ कॉल्स भी लेंगे, फिर प्रिवेंशन मेजर्स की तरफ, डाइट की तरफ आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हो राबिया, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बाकी मेरी अम्मी के जोड़ों में बहुत दर्द होता है ना, तो वो चल नहीं सकती, वो मुश्किल से चलती हैं, तो इसके लिए डॉक्टर साहब बोले कि कोई टोटका वगैरह बता दे दो। डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस बताया राबिया? वो चल नहीं सकती ना। नहीं, डॉक्टर के पास गए हैं तो उन्होंने क्या डायग्नोसिस बताया? उन्होंने क्या कहा, क्या वजह है कि घुटनों में दर्द है? उनका खून का मसला, खून उनका गर्दिश नहीं करता, चलता नहीं है, इसलिए डॉक्टर साहब ने बोले कि क्या कह रही? चल नहीं सकती, तो आप ऐसे करेंगे डॉक्टर साहब से पूछ के। तो खून जम जाता है, मुझे बताया जाए। जम जाता है? नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आई, लेकिन डॉक्टर ने आर्थराइटिस बताया। उनको घुटनों को बहुत दर्द होता है, वो चल नहीं सकती, घुटनों में दर्द है। बाकी मुझे भी फम्बलिंग लग रही है। एज बता दीजिए वालदा की। अच्छा चलें, कोई इशू नहीं, लाइव सुन लेंगे जवाब, कोई इशू नहीं। अच्छा, अमूमन सुंदर, बिकॉज इट्स अ मॉम, तो प्रोबेबली वो 50+ ही होंगी, 50+ ऑब्वियसली। हाँ। तो फिर ये है कि आई थिंक कि इनको मे बी ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस होते हैं वो जो कि एक ही जॉइंट में या 2 जॉइंट्स में हों बॉडी के। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि पूरी बॉडी के जॉइंट्स पे असरअंदाज हो सकती है, और उसके साथ और भी चीज़ें होती हैं, आंखों में चेंजेस वगैरह वगैरह। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या जो सबसे पहले तो इनको ये चाहिए कि ये अपना फुटवेयर अच्छा रखें। इनके लिए बहुत अच्छे जॉगर्स होने चाहिए, स्लिपर्स, ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होती हैं ये ना पहने, जॉगर्स अच्छे पहने जो कि जैसे एयर वाले जॉगर्स आते हैं जो कि आपकी शॉक अब्जॉर्बिंग करते हैं। ठीक है। दूसरा, अपना वजन घटाएं। वजन जो होता है, चूंकि नीज जो होते हैं वो के वेट बेयरिंग जॉइंट्स, आपका सारा वेट आपके नीज पे है, तो अपना वजन जितना घटाएंगे उतना ही बेहतर होएगा। तीसरा ये कि इन्होंने ऑब्वियसली अपने टेस्ट वगैरह भी कराए होंगे, लेकिन जब सोजिश और दर्द की बात आती है तो उसमें हम कुछ टोटके बता सकते हैं। मसलन अजवाइन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वो लोग जिनके जोड़ों में और बोन्स में दर्द होती हो, वो रोज़ रात को अजवाइन का आधी चमची और साथ में अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेके उसको उबाल लें पानी में, और उसको रख लें, सुबह के वक्त वो पानी पी लें। ठीक है। सो वो अजवाइन नहीं खानी, वो अदरक भी नहीं खानी, सिर्फ वो पानी पी लें। तो वो दैट इज़ गुड फॉर द जॉइंट्स। जिनको शुरू भी हो रही है, जिनको पेन सर्दियों में भी होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों का कोई बोन का मसला हो वो सर्दियों में ज़्यादा आगे आ जाता है और ज़्यादा दर्दें उधर फिर से शुरू हो जाती हैं। सो उस चीज़ को रखने के लिए अजवाइन और हल्दी का इस्तेमाल और इसके अलावा जिंजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा जाना जाता है। और ये हमारी टिप ऑफ द डे भी थी, ये वाली टी जो मैं इनको बता रही हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो सोजिश है
उसके लिए जब सोजिश बहुत ज़्यादा हो तो कोल्ड फॉर्मेंटेशन करते हैं, यानी कि बर्फ़ की टकोर। अगर आपको सिर्फ दर्द है तो आप दर्द के लिए फिर वार्म टकोर कर सकते हैं, और वो एक रोटी बनती है। रोटी बना के उसके अंदर थोड़ी हल्दी डालें, सरसों का तेल डालें, चाहें तो कैस्टर ऑयल भी डालें, यानी कि अरंड का ऑयल जो होता है वो आप डालें, और उसकी रोटी बना के लेप करें और उसको बांध दें। ठीक है। लेकिन फिर भी ये तमाम चीज़ें करने से पहले बेहतर है कि आप अपने र्यूमेटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपीडिक सर्जन को जाके दिखाएं, ताकि इसका सद्देबाब हो सके और डायग्नोसिस हो सके। बिल्कुल से एक कॉलर लेते हैं, फिर डॉक्टर साहिबा जो बता रही थी डाइट। जी अम्ब्रीन है सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अम्ब्रीन आप ठीक हैं? हम ठीक ठाक, आप सुनाएं? आप? दुआएं आपकी। अच्छा जी, क्या सवाल करना चाहेंगी डॉक्टर साहिबा से? ये जो साल है, लेकिन तो मेरी में बहुत दर्द होता है और बहुत सी दवाइयां ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत ज्यादा पसंद। ठीक है, हमें समझ नहीं आ रही, सॉरी। आपने टीवी की वॉल्यूम कम की हुई है? खत्म, दोबारा से प्लीज। मेरी एज 20 साल है और मेरी जो हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है। कौन से जॉइंट्स में आपके दर्द होता है? किधर दर्द होती है अम्ब्रीन? हड्डियों में बहुत दर्द होता है और पट्टों की कमजोरी है। पट्टों की कमजोरी है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लाइव सुनिए। देखा, थोड़ा सा ऊंचा आपने बोला तो आवाज आ गई। जी एक तो बात यह है कि अमूमन विटामिन B12 की डिफिशिएंसी जो है वो नर्व्स जो होती हैं, जिनको नसें आमतौर पे बोला जाता है हमारी ज़बान में, तो उसमें ये होता है कि कहते हैं कि जी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, तो उसमें विटामिन B12 का बड़ा किरदार है। तो आपने सुना होगा कि अक्सर टीका इंट्रामस्कुलर देते हैं, डॉक्टर साहब भी देते होंगे, ऐसा लगवा लें हिप्स में, जिससे आप बेहतर फील करते हैं। मेथिकोबॉल उसका नाम होता है, विटामिन B12 है, और वो लगवाने से ही पट्ठे जो हैं वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। कई दफ़ा सुंदर ऐसा होता है कि ये गोलियों की फॉर्म में भी दस्तयाब है, लेकिन गोलियां असर नहीं करती, डाइजेस्टिव अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, तो उसमें एक टीकों का कोर्स होता है। ये अपने डॉक्टर से, मुकामी डॉक्टर से पूछ के वो अपने टीकों का कोर्स मुकम्मल करवा सकती हैं, ताकि इनकी कमज़ोरी जो है वो दूर हो जाए। इसके अलावा आयरन लेवल्स जब कम हो बॉडी के अंदर, जब आयरन लेवल्स हो तो भी कमज़ोरी और जॉइंट पेन्स और मसल पेन्स शुरू हो जाती हैं, तो उसमें भी आपने अपना आयरन भी सही करना। और ख़वातीन में अमूमन, और छोटे बच्चों में, अभी आप कह रहे थे कि छोटे बच्चों में दर्द होती है, तो छोटे बच्चों में पेट के कीड़ों की वजह से और ख़वातीन में उनकी साइकिल की वजह से जो है ब्लड लॉस होता रहता है, जिसकी वजह से उनको अनीमिया है और उनको पता नहीं है। ठीक, तो ये अनीमिया की करेक्शन, विटामिन डी की करेक्शन और विटामिन B12 का ज़्यादा लेना, रोज़ का लेना, उसकी कभी एक्सेस नहीं होती, क्योंकि वो किडनीज अल्लाह ताला सही रखे तो वो फिल्टर होता रहता है रोज़ की बुनियाद। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये जो है अगर ये इस्तेमाल करें इट विल बी बेटर। प्लस आजकल नट्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक हैंडफुल ऑफ नट्स ये सुबह के वक्त लें, और साथ में जो ये अपनी चाय पीती हैं उसके अंदर आधी चमची कोकोनट ऑयल, जो असल कोकोनट ऑयल, खोपरे का ऑयल लगाने वाला नहीं है तेल, पता चले, मैं पहले ही इस्लाह कर दूं, पता चले सर वाला तेल लगा रहे हो, वो अलग है। हाँ मैंने सही किया, सही कहा, अच्छी शागिर्द। हाँ बिल्कुल ठीक है, आधा मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छी बात शुक्र है। वो होता है ना छोटा डॉक्टर साथ बिठाया होता है, ऐसे ना स्टपनी हूं मैं जी सर जी है कह रहे ने। अच्छा। तो ये वो कोकोनट ऑयल जो है, जो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, खोपरे का ऑयल, वो एक आधी चमची डालें और वो पिएं, अगर मोटी नहीं है। अगर वजन ज्यादा है तो फिर ऑयल को बंद रखें, लेकिन नट्स थोड़े से इस्तेमाल। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम डाइट की बात करें तो उसके बाद फिर कॉल्स का सिलसिला दोबारा लेते हैं कि जी उसमें सबसे बेहतर चीज़ होती है ओमेगा 3, आपने सुना होगा। अच्छा, ओमेगा 3 जो होती है वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और ओमेगा 6 जो है वो इन्फ्लेमेटरी होती है। इसलिए कई दफ़ा हम जाते हैं बाजार में, सप्लीमेंट्स बिक रहे होते हैं ओमेगा 3 एंड 6, आपने ओमेगा 3 इस्तेमाल करनी है। नेचुरल फॉर्म में वो कई सब्जियों में मिलती है, नट्स में मिलती है, फिश में मिलती है। अच्छा, एक अंडे में भी मिलती है। किसमें? अंडे में भी, एग्जैक्टली। और कुछ ऐसे उन्होंने देखा सुंदर कि कुछ फिश होती हैं जो चिकनाई के साथ होती हैं, कुछ चिकनाई के बगैर। कहते हैं कि फिश की चिकनाई भी इस्तेमाल करनी ज़रूरी होती है, बिकॉज दैट्स द प्लेस वेयर यू आर गोइंग टू गेट ओमेगा 3। ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल आ रहा है जॉइंट पेन्स और जॉइंट की। इनफैक्ट वो कहते हैं कि अगर आप उस सप्लीमेंटल फॉर्म में भी उसको साथ यूज़ करें तो उसका बड़ा अच्छा रोल आ रहा है। इसके अलावा सरसों के तेल में कुकिंग करें, ऑलिव ऑयल में कुकिंग करें। 2 ऐसे तेल हैं जो कि बड़े अच्छे, क्योंकि ट्रांस फैट्स
और एक जो है सैचुरेटेड फैट्स, ये दोनों जो चीज़ें हैं जिसमें हमारे समोसे तले होते हैं, जिसमें हमारी चीज़ें पकती हैं बाहर की, ये सारी आपको इन्फ्लेमेशन कर सकती हैं। तभी आपने सुंदर देखा होगा कि जब भी ज़्यादातर बाहर का खाना अगर खाया जाए तो अगले दिन आपकी तबीयत इतनी कोई मज़ेदार नहीं होती, बोझल सी हुई भी होती है। हाँ, सो दैट इज़ बिकॉज योर बॉडी इज़ रिएक्टिंग और अंदर सोजिश पैदा हो रही होती है। तो उन चिकनाइयों से बचने के लिए अगर आपने खाने में ऑयल डालना है तो आप सरसों के तेल में बनाएं खाना, या फिर आप ऑलिव ऑयल में लें। और अमूमन ये जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हैं ये बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि इनके अंदर प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा रेड मीट का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। रेड मीट यानी कि छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त जो है उसको कम खाएं। और जो प्रोसेस्ड होता है जो कि डब्बों में बंद मिलता है वो खाना, उसके अंदर ऑलरेडी प्योरीन्स वगैरह होती हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाने में और ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। तो इसलिए ये ज़रूर ख्याल रखें कि बड़े गोश्त को आप ज़रा साइड पे कर दें और वाइट मीट को लें। दालें अगर लें तो चने की दाल ना लें, चने ना खाएं, मूंग की दाल ले लें, हरी वाली दाल ले लें, इस काले मसर इस्तेमाल कर लें, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। स्टे क्लोज टू नेचर, स्टे क्लोज टू नेचर। जितना हो सके कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। फिजी ड्रिंक्स कम करें। शुगर का बहुत बड़ा रोल है, शुगर का तो इतना बड़ा रोल है। मैंने आधा घंटा पहले से खत्म कर दिया ये पीना। अभी आधा घंटा हुआ है, मैंने प्रॉमिस किया मैं नहीं करूंगी। हर डायरेक्शनल स्टेप जो उस तरफ पैनल से मुझे कहा हाँ आधे घंटे तक नहीं मैं करूंगी, उसके बाद करूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम ब्रेक पे बिल्कुल नहीं जा रहे, आपको किसने कहा है। हम बुलाएंगे इस वक्त मून परवेज को और उनकी आवाज़ में खूबसूरत सा गाना सुनेंगे। उसके बाद ब्रेक और फिर ब्रेक के बाद बाकी मौजूद मेहमान आ जाइएगा। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और ब्रेक के बाद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, एक तो ब्रेक पर जाने से पहले आपने मून परवेज़ की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना सुना, तो पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसी? थैंक यू सो मच। एंड मुझे आप में जो एनर्जी है परफॉर्म करते हुए वो इतनी अमेजिंग है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है इनमें। और ये मुझे अभी बता रही थी, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि 15 साल से माशाल्लाह सिंगिंग कर रही हैं। सो मंझी भी सिंगर हैं और माशाल्लाह आप इनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे भी देखते हैं, तो इनको वेलकम करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अभी हम प्रोग्राम के आगाज़ में यही बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे कि हम दुनियावी लिहाज से अपने दुनियावी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो तो कर रहे होते हैं, लेकिन अक्सर औकात बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आपने अपनी आखिरत संवारने के लिए भी करनी होती हैं। हम देखते हैं कि हर घर में बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ बहनें मौजूद हैं और उनकी फिर शादी, और शादी भी एक इसलिए एक मसला तो नहीं, मैं कहूँगी अच्छी बात नहीं है ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना, एक ऐसा एक ये टॉपिक है, एक ऐसा मौजू है जो बाइसे फ़िक्र बन जाता है माँ बाप के लिए जब बच्चियाँ बड़ी होती हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो जिनके पास इतने वसाइल नहीं होते, और वसाइल कम होने की वजह से शादी के अखराजात, और फिर जब बेटी होती है तो फिर बेटी के साथ जो एक जहेज़ का एक, मैं कहती हूँ एक संगीन मसला है, मैं तो कहती हूँ ये जुर्म है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम ये देखते हैं बड़े सगीर में, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हम इवन अपने पड़ोसी मुल्क में भी देखें तो ये गलत नहीं होगा कहना कि जो जहेज़ है उधर तो खैर बहुत ज़्यादा है, इधर थोड़ा सा कम अगर मैं कहूँ तो वो हमारी मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें बताएंगी कि ये बड़ी सारी टेंशन्स होती हैं। फिर इन तमाम मसलों को समझते हुए कुछ लोग जो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, मैं समझती हूँ बड़ी काबिल सताइश बात है। और हमारी कोशिश ये रहती है ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए उनकी ज़िम्मेदारी को अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें। एक ऐसी मेहमान शख्सियत जिनका इदारा जो है बहुत सारी बच्चियों की शादी करवाता है, और हाल ही में अभी शादियाँ 150 बच्चियों की मेरे ख्याल में करवाई हैं, अगर मेरा स्टैट्स गलत ना हो, और अब जो करवानी है उस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रूबा हमायूं साहिबा, शी इज़ अ सोशल वर्कर, ह्यूमैनिटेरियन है, एजुकेशनिस्ट हैं, और इनका इदारा जो है डोर ऑफ अवेयरनेस है, इस हवाले से जो ये काम करी है, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रूबा जी, ये काम जो है ये बड़ा मुश्किल काम है, कहना कि किसी एक बच्ची की शादी करा देना जी। ये ख्याल कैसे आया और अब तक आपका इदारा और आप जो हैं कितनी बच्चियों की माशाल्लाह शादी करवा चुकी हैं? जी, असल में ये प्रोजेक्ट सच मेरे इदारे का नहीं था, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया जिससे हमें इस तरफ तवज्जो हुई। बेसिकली तो हम बच्चों की एजुकेशन पे डिफरेंट जगहों पे फ्री स्कूल चलाते हैं गरीब बच्चों के, लेकिन एक ड्राइवर था हमारा जो कि जिसके भाई ने अपना गुर्दा बेच के अपनी बेटी की शादी की। अच्छा, गुर्दा बेच के? जी। उसके बाद हमें ये ख्याल आया कि इसको अपना गुर्दा क्यों बेचना पड़ा। अभी दो ही हैं, अब एक है उसके पास, तो अब बेचारा किस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है बीमारी और उसमें मुब्तला होगा। तो हमने फिर ये सोचा कि उसकी जो बेटी थी उसकी फिर शादी हमने बहुत अच्छे तरीके से करवाई, और हमने कहा कि तुमने नेक्स्ट टाइम यानी कि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आए तो तुमने हमें पूछना है, बजाय इसके कि तुम इस तरह की कोई हरकत करो कि। लेकिन वो बहरहाल वो तो कर चुका था, का आलम होगा ये। बिल्कुल सही। बिल्कुल। उसके बाद फिर हमने ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया तो हमने कुछ एक पैकेज इस तरह से रखा कि हम गिफ्ट के तौर पे, जहेज़ को प्रमोट मैं नहीं करना चाहती, लेकिन एक बच्ची की जब शादी हो रही होती है उससे कुछ गिफ्ट्स अगर मिल जाते हैं ना, तो आगे बिल्कुल आगे वो फिर अपने घर में जब जाती है तो उसे बड़ी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं और मैं यहाँ पे आई हूँ, एक अच्छे स्टेटस में वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही होती है, अपनापन महसूस होता है कि मेरी अपनी चीज़ों में और अपनी। तो इस तरह से फिर हमने ये काम अपने डोर ऑफ अवेयरनेस में ही हमने इसको एक प्रोजेक्ट बना लिया, और इसके बाद फिर हमें जो भी एप्लीकेशंस आती थी हम उससे वेरीफाई करते थे और उनको वो चीज़ें बिल्कुल सीक्रेटली देते रहते थे। सही। अब हम लोग इसमें कुछ मैस वेडिंग में भी जा रहे हैं कि इज्तिमाई शादियों में अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हम बैठना नहीं चाहते, बच्ची को बिठाना नहीं चाहते या इस तरह से, तो वो फिर हम उन्हें सीक्रेटली भी देते रहते हैं। लेकिन ये जो मैस वेडिंग होती है उसमें फिर बाज़ पेरेंट्स कहते हैं हमें कोई हर्ज नहीं है, आप लोग हमें इज्जत ही दे रहे हैं ना, तो हम अपने दूल्हा को भी ले आएंगे, दुल्हन को भी ले आएंगे और इस तरह से। तो वो फिर हम उन्हें पूरा पैकेज देते हैं और उनको रुखसत करते हैं अपने पास से बड़े अच्छे तरीके से। बिल्कुल से। अच्छा, शादी का सिर्फ जाहिर बात है ये गिफ्ट्स का नहीं बल्कि खाने पीने का इवेंट जो होता है उसका खर्चा बजाते खुद इतना होता है, जिसमें खाने पीने में इतने पैसे लग जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बताइएगा अरेंजमेंट कैसे होती है? वो फिर हम सारा खुद से मैनेज करते हैं। अपने मेरे जो फ्रेंड्स फैमिलीज़ हैं, जो डोनर्स हैं हमारे, वो सब कहते हैं, कोई कहते हैं हम एक बच्ची की शादी स्पॉन्सर करते हैं, कोई तो मैं खुद भी अपने इदारे की डोनर हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं इस काम में। तो फिर हम लोग मिल के जब ये काम कर रहे होते हैं तो सब बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हमने कोई अच्छा काम किया है। तो ये शादियों का जो मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा इस वक्त संगीन मसला बनता जा रहा है। बच्चियां घरों में बैठी हैं और उनके ये रिसोर्सेज ना होने की वजह से उनका टाइम भी बहुत ज़्यादा बड़ी एज हो जाती है, सही। तो पेरेंट्स पे बोझ होती हैं, समटाइम्स वो इतने परेशान होते हैं। तो हम जब बताते हैं तो आप यकीन करें उनको यकीन नहीं आ रहा होता कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इनको सिर्फ हमने बताया और ये इन्होंने। आपसे रब्ता कैसे करते हैं लोग? डिफरेंट रिसोर्सेज से जो हमारे इदारे को जानते हैं वो फिर अपने आगे से आगे बात चलती है, तो इस तरह से वो फिर हमें एप्लीकेशन देते हैं, हम वेरीफाई करते हैं, जेन्युइन हो तो फिर हम उसे। और किन किन इलाकों से, पाकिस्तान के किन किन शहरों से जो हैं लड़कियां बच्चियां जो हैं जिनको आपने फैसिलिटेट करके उनकी शादियां करवाई? मुख्तलिफ शहरों से, जो भी हमारे एक्चुअली हमारे स्कूल्स ऑल ओवर लाहौर हैं और लाहौर से बाहर भी हैं, तो जो हमारे मेंबर्स वहाँ पे काम कर रहे होते हैं उन्हें पता होता है कि वहाँ के लोगों के मसाइल क्या हैं, तो वो फिर हमें रेफ़र करते हैं। तो जब उनका रेफरेंस होता है, वो जानते हैं, तो फिर हम उसको वेरीफाई करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, मैच मेकिंग का भी काम, ये भी बड़ा, अब शादी तो होना बाद की बात है, उससे पहले एक ऑथेंटिक शख्स मिले, एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले, लड़का ऐसा हो जो एक तो एतबारी ख़ानदान का हो, फिर साहिब हैसियत इन द सेंस कि कम से कम जिम्मेदारी तो उठा सके बच्ची की शादी के बाद लड़की की। तो आप मैच मेकिंग का भी काम करती हैं, वो बताइए। एक्चुअली हमारे बहुत से रिसोर्सेज ऐसे होते हैं, अक्सर लोगों के पास बहुत टाइम होता है, तो ऐसी ख़वातीन जिनके पास टाइम है, घरों में हैं और वो डिप्रेशन में चली जाती हैं अगर कुछ ना करने को, बच्चों की शादियां हो गई या फिर जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द देखें जो लोग रिश्तों वगैरह की तलाश में हैं, तो आप उनको मिलाएं एक दूसरे के साथ, और हम इसके लिए गेट टुगेदर करते हैं, ऐसी फैमिलीज़ को बुलाते हैं और वो अपने कैंडिडेट को भी साथ ले आते हैं। ये हमारा एलीट क्लास का प्रोजेक्ट है जिसमें पढ़े लिखे खाते पीते घरानों के बच्चे, लड़कियाँ लड़कों की हम रिश्ते वगैरह बताते हैं, और इसमें हमारे वॉलंटियर जो हैं वो तकरीबन हर शहर में हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और वो लोग फिर इस तरह मैट्रिमोनियल ये हमारा चलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आजकल इसको लोगों ने बिजनेस बनाया। मैं वही कह रही थी, तो बिजनेस होता है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपका काम? ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। और जब हम बताते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, इतना ये महंगा प्रोजेक्ट है। वरना तो वो पहले पैसे लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि जी हम करवाएंगे रिश्ता या जो भी है।
बिल्कुल। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो वो इतनी दुआएं मिलती हैं, आप यकीन करें कि हम लोग यकीन नहीं आ रहा होता कि नहीं, यकीन नहीं आ रहा कि हम फ्री कर रहे हैं। और आप सोचें कि ये मून दुआएं होती हैं। नहीं, ये जो काम कर रही है ना, इसमें अल्लाह पाक है ना, ऑटोमेटिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपकी हेल्प आउट होती है। इस चीज़ का मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज कि मैंने अपने भाई की शादी करवानी थी इस तरह 2-3 मैंने देखे थे, तो आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता कब लड़की देखी, कब हाँ हुई, विद इन 2 मंथ्स हम लोगों ने शादी कर दी। और इतनी अच्छी शादी होती है, आप यकीन करें कि जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं जो ये काम कर रही हैं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बिल्कुल ऐसे, ये तो ऐसा नेकी का काम है और हर एक बच्ची, ये मुझे पहले नहीं ना मिली। ऐसा ही है, अभी नंबर दे देते हैं आपको। अच्छा, तो फिर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हवाले से थोड़ा सा बताते हुए कि अब जो इन बच्ची, अब तक कितनी आप माशाल्लाह बच्चियों की शादियां करवा चुकी हैं? जो मैट्रिमोनियल है वो तो हमारे तकरीबन 12,000 से ज़्यादा हम लोग अपने प्रपोजल्स हम फाइनल कर चुके हैं। और ये जो इज्तिमाई शादी है ये तो हमारी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है, इसमें हम बहुत पब्लिसिटी नहीं करते, लेकिन ये तो और अच्छी बात है जी, ताकि उनकी इज्जत नफ्स भी मजबूत ना हो। तो ये जो है मैट्रिमोनियल का जो काम है, ये तो हमारा पढ़े लिखे ख़ानदानों के लिए हम लोग करते हैं। तो इसमें हमारे 12,000 से ज़्यादा रिश्ते फाइनल हो चुके हैं। इस पर हमें काफ़ी अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं, लेकिन मैं समझती हूँ अल्लाह ताला से हमें अवार्ड मिलना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर ले, बस हमारा यही है। ऐसा ये बड़ी बात कही। कोई एक ऐसा वाकया, बहुत सारे वाकयात बच्चियों की शादियां कराते हुए, कोई एक ऐसा वाकया जो आज तक याद हो और दिल को छू लेता हो और आपकी आंखें नम हो जाती हों? बहुत से वाकयात हैं, बिल्कुल। एक्चुअली जो कोई एक ऐसा जो मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि ये लोगों को समझ आना चाहिए कि एक ऐसा काम है जो हर किसी को इनफरादी सतह पे, चले ये तो एक ग्रुप की सूरत में, इदारे की सूरत में करें, लेकिन इनफरादी सतह पे भी हमें करना चाहिए। बताइए प्लीज़। जी बिल्कुल। बहुत सी बच्चियों की जो है ना लेट जो शादी हुई होती है और रिश्ता होते हुए भी कोई बता नहीं रहा होता। तो इस तरह से हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया था, तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे 1-2 रॉन्ग कॉल्स आई। तो मैंने अपने हस्बैंड को मैं तो डर गई, मैंने कहा है इस तरह की कॉल्स आएंगी मुझे, ये मैं काम करूँगी तो मुझे एक कॉल आई, मुझे उस लड़की थी, मुझे जानती थी, बहरहाल मुझे उसने कहा कि मुझे ना मेरी शादी करवा दे। मैंने कहा मैंने ये काम बंद कर दिया, मुझे अजीब अजीब कॉल्स आ रही हैं। उसने कहा कि मुझे ना किसी ने अपने साथ रखा हुआ है और निकाह भी नहीं कर रहा और मुझे स्पॉइल कर रहा है वो, तो प्लीज़ मेरी शादी करा दें। और मैं बहुत, आप यकीन करें, मैंने जो रजिस्टर अपना बंद करके फेंका हुआ था ना, वापस निकाला और दोबारा से शुरू कर दी। बिल्कुल सही। और ये लोग इतने परेशान हैं इस काम के लिए कि लोग फैसिलिटेट नहीं करते, और वो उस बच्ची की जो एक रोती हुई आवाज़ थी बात है। और ये किस किस तरीके से ख़वातीन औज़ात हमारे माशरे में क्या क्या मसले हैं, और अगर आप इन मसलों को समझना शुरू हो जाएं तो इनफरादी सतह पे आप बहुत सा काम कर सकते हैं। और आप सोचें कि आपको आपके रब की, हमारे रब की, मेरे रब की रज़ा मिल जाएगी, ये बड़ा ज़रूरी है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दें, आमीन सुम आमीन। और ख़वातीन औज़ात आपका साथ रहेगा प्रोग्राम में कमेंट्स के ज़रिए। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का जो वीडियो टीज़र है उसमें आप कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं। कोई सवाल हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से करना चाहिए, मोर देन वेलकम। मून को दावत देते हुए, मून आप कौन सा गाना सुनाएंगी? अब आ जाइएगा, बहुत सारी आपके लिए और स्पेशली इनको मैं गाना डेडिकेट कर रही हूँ कि जितना अच्छा ये काम कर रही हैं, नंबर जरूर दे के जाइए। बिल्कुल आ जाइएगा, बहुत सारी क्लैप में। जी ख़वातीन औज़ात खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। हम आपको वेलकम करते हैं और हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमने सोचा कि अब उनके तारुफ़ की तरफ सोचा क्या, हमने तारुफ़ करवाना है, लेकिन आपके मैसेजेस भी साथ साथ आए हैं। दिया खोकर हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं, थैंक यू सो मच। राजा मोहसिन है, आई लाइक PTV एंड वीकेंड एट होम, थैंक यू सो मच। समन अली हैं जी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। फ़ाहद राना है, पंजीरी बनाने की रेसिपी माजबीन बता दें। तो माजबीन ये आपके सेगमेंट में अभी थोड़ी देर में आते हैं, तो आपने ये रेसिपी बतानी है फ़ाहद राना के लिए। और समद सुहेल हैं, थैंक यू सो मच। मून परवेज़, योर वॉइस इज़ ऑसम।
मैं तो कह रही हूँ मून सीरियस ही नहीं मुझे ले रही हैं। थैंक यू सो मच जी। प्रोग्राम के बाद मून तो हमारे साथ मौजूद है ब्रेक के बाद, लेकिन जो हमारे पहली मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियत जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया, ख़वातीनो हज़रात, बड़ा ये नेकी का भी काम कर रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग काम, ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, और यंगस्टर्स की अवेयरनेस के लिए और फिर हम सब की अवेयरनेस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है जो अंजुम दारा साहब करें। एक तो थोड़ा सा तारुफ कराती चलूँ, रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं और ओल्ड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर हैं। ये अब मैं ज़रा खड़े होकर आपको दिखाऊंगी कि ये इनकी कुछ कलेक्शन, कुछ है बेशुमार जो कलेक्शन घर में मौजूद है, और गंधारा आर्ट के हवाले से बहुत सा काम कर रहे हैं। और ये एक ऐसा अनफॉर्चुनेटली डाइंग आर्ट है जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारी गुफ्तगू इनसे हो सकती है। पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसे हैं अंजुम दारा साहब? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन अंजुम दारा साहब की कुछ अचीवमेंट्स पे नजर आइए, देखते हैं जी। ख़वातीन हज़रात, वो तमाम के तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो एक दौर में सदियों पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, जिनके बारे में शायद हमने सुना हो, पढ़ा हो या फिल्म्स में कभी कोई झलक देखी हो, इसको इस्तेमाल करते हुए देख के, ये काम एक्चुअली प्रैक्टिकली अंजुम दारा साहब कर रहे हैं एंड ही इज़ कलेक्टिंग सो मैनी, माशाल्लाह से। ये इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। उसके अलावा जो मेरी अगली मेहमान शख्सियत है, इधर आ जाएं, उष्ना हमारे साथ मौजूद हैं। प्लीज़ उष्ना सोहेल आ जाएं भाई। अस्सलाम वालेकुम। उष्ना तो हमारी इतना बड़ा टैलेंट है ख़वातीन हज़रात पाकिस्तान की, देख के तारुफ, अभी जो बड़े लोग होते हैं ना उनका देख के तारुफ कराना पड़ता है। मेरा तो आप ऐसे बता देंगे कि सुंदर जमील है, लेकिन उष्ना का ऐसे नहीं हम बताएंगे। उष्ना है पाकिस्तान की फर्स्ट वर्ल्ड रैंक्ड टेनिस प्लेयर इन सिंगल्स एंड डबल्स, ये मजाक रखे ही नहीं उष्ना ने कोई, और साउथ एशियन गेम्स में डबल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है उष्ना, ये भी मजाक नहीं रखे। क्या मैं सच कह रही हूँ जी? और पढ़ाई भी पूरी मुकम्मल की, ये भी नहीं मजाक इन्होंने रखा हुआ, पढ़ाई को भी साथ जारी रखा और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम टेनिस की दुनिया में इंटरनेशनली भी रोशन करी है। उष्ना की अचीवमेंट्स पे नजर डालते हैं, आइए देखते हैं जी। ख़वातीनो हज़रात, द प्राइड ऑफ पाकिस्तान उष्ना सोहेल इज़ हेयर विद अस, और ये मैं ज़रूर आपको बताती चलूँ, आई एम श्योर एवरीबडी विल एग्री। ख़वातीनो हज़रात, पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट होती है सक्सेस के लिए और ख़ुद एतमादी और कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, लेकिन स्पोर्ट्स अगर आप करते हैं, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, स्पोर्ट्स का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो लॉन्ग टर्म आपको जो है वो हेल्प आउट करता है प्रैक्टिकल ज़िंदगी में। तो अपने बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स में खेलने की आदत डलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। I'm very pleasure. It's a pleasure for me to be here. Thank you so much. और साथ मून परवेज भी है, इनकी आवाज़ में हम गाने भी सुन रहे हैं। She's so talented. Thank you for staying with us. आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इतने इतने बड़े लोगों से मिलवा रही हैं आज के दिन। उम्र में बड़े नहीं, काम में बड़े। काम में बड़े। आप यकीन करें, टेनिस जो है मैं तो इनसे टिप्स लेके जाऊंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अंजुम दारा साहब सर, नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब, शायद आई एम श्योर ये शौक होगा जो पैशन करते 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 अब एक फुल टाइम एक ड्यूटी है सर, ये शौक कैसे डेवलप हुआ? असल में चूँकि मेरा डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी है, तो मेरी जो स्टडी है, स्पेशलाइजेशन है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो एंशिएंट रिलीजन में है। ठीक है। पर्टिकुलरली हिंदुइज़म, बुद्धिज़्म, ज़ोरास्ट्रिज़म और लेटर ऑन सिखिज़म। तो उसमें चूँकि सॉरी म्यूज़िक का जो एलिमेंट है ये बड़ा प्राइम एंड प्रिंसिपल एलिमेंट। ठीक है। कि म्यूज़िक जो है वो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ रिलीजन। ठीक है। ये हमारे जो इलाके का है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो बैकग्राउंड है कल्चर की, हेरिटेज की, तो वो चूँकि स्पेशलाइजेशन मेरी बेसिकली एज एन आर्कियोलॉजिस्ट मैंने रिप्रेजेंट किया अपने आप को। टोक्यो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया 2006-2007 में, यूरोपियन कंट्रीज़, साउथ कोरिया, इटली, श्रीलंका, और लास्ट मेरा था बाबा गुरु नानक के ऊपर, इंटरफेथ डिसिप्लिन ऑफ बाबा गुरु नानक। ठीक है। तो वो अमेरिका के 10 स्टेट्स के अंदर मेरा वो डेमोन्स्ट्रेशन थी। तो ये चूँकि ये सिखिज़म में भी अहम है, हिंदुज़म में भी अहम है, इवन इस्लाम में भी म्यूज़िक का जो है वो बड़ा एक प्राइम रोल है सूफी म्यूज़िक के अंदर। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कव्वाली के हिसाब से, कव्वाली के हिसाब से, या दूसरा दरबारी संगीत जो है, आप मतलब कि अगर इंडियन हिस्ट्री देखें, इस्लामिक डायनेस्टी थी ना, मुगल डायनेस्टी और प्री मुगल जो 350 साल का पीरियड है, उसमें म्यूजिक की एक बड़ी पैटर्नेज थी, सपोर्ट थी, तो वो एक इस्लामिक गवर्नमेंट थी उनकी। सही। अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा अंजुम दारा साहब, सर ये जो मैं खड़े होकर जरा, ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये क्या क्या कहलाते हैं और इसकी जो सिग्निफिकेंस है? फॉर एग्जांपल अगर इसकी तरफ मैं बढ़ूँ तो ये बेसिकली मुगल दौर का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको मरदंग, इस तरह का एक और पखावज थी। ठीक है। ये बेस की बेसिकली
रिदम के इंस्ट्रूमेंट है, खाल वाले। बिल्कुल सही। और इसका जो छोटे वाला है वो फीमेल वॉइस के लिए, और जो मेल वाला है, बड़े वाला है, वो मेल वॉइस के लिए, मेल वॉइस के लिए। बिल्कुल इसी को दैट इज व्हाई इट वाज डिवाइडेड लेटर ऑन ना। तबला जो है ना, एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस, वो इसी को काट के बनाया। अच्छा ओके, पहले ये इंट्रोड्यूस हुआ फिर ओके। अच्छा, और ये बताइएगा इसका मैं अगर ये कोहस्तान की सतार है बेसिकली। ठीक है। कोहस्तान जो हमारा इलाका है, ये केपीके में भी यूज़ होता है, इंटीरियर डेरा गाजी खान जो सदर पंजाब है उसमें भी ये यूज़ होती है। और इसकी हिस्ट्री कितने यानी इयर्स बैक जाती है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री अगर पर्टिकुलरली आप ये तार वाले इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे ना, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन कोई 20,000 साल। ओके ठीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर ये बताइएगा इसके बारे में, ये सितार की तरह है? ये सितार की तरह है, और ये दैट इज नोन एज दिलरुबा। दिलरुबा अब आपके पीटीवी में और रेडियो पाकिस्तान में ये इंस्ट्रूमेंट अब यूज नहीं होता। ठीक है, ये कोई फिल्मी हीरोइन का ये नाम ये मतलब के हाथ से भी चलता है और गज से भी चलता है। ठीक है, वो होती है, उससे भी चलता है। ठीक है। उष्णा, आप भी कुछ कहना चाहें? हाथ लगाना है, इसको देखना है आपने? सही है। उष्णा, आपका भी वैसे म्यूजिक से ताल्लुक रहा है, मुझे पैनल से बताया जा रहा है इस तरह की खबरें, तो ये देखें जरा। दिस इज quite interesting to see this. हाँ, आपकी बहन भी तो क्लासिकल गाती है ना? she's an artist, वो भी she's into music. बिल्कुल सही। लेकिन अंजुम साहब ये सब बताइएगा, यानी ये इसको प्रिजर्व करके आपने रखा हुआ है ऑब्वियसली, तो ये लगभग अगर मैं सादा जबान में, आई एम श्योर, ये कितना पुराना होगा ये वाला पीस? ये पीस तकरीबन 100 साल पुराना है। 100 साल? ये वाला पर्टिकुलर पीस? तो ये तो दिस मस्ट बी लाइक, ये तो प्राइसलेस चीज़ है, इसको तो आप बिल्कुल। अच्छा सर, और ये बताइएगा इसके बारे में, उष्णा मेरे साथ अगर ये बताएं पहले। ये हमारे बलूचिस्तान का सरंदा है। इसकी डिफरेंट शेप्स हैं। इसको पकड़ के आप दिखाइएगा जो पकड़ने का तरीका है। इसकी डिफरेंट शेप्स हैं, और ये तकरीबन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है बलूचिस्तान का। ठीक है। तो फोक में ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो कल्चर है केपीके का और बलूचिस्तान का और सिंध का, ठीक है, वो ज़्यादा फोक कल्चर के वाले से ज़्यादा है उसमें चीज़। इसका नाम क्या है? ये सरंदा है, बलोची सरंदा। हाँ, बिल्कुल सही। और सर ये कितना लगभग पुराना? ये इतना नहीं लग रहा पुराना। ये नया तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल पुराना। बिल्कुल। अच्छा, इतना भी 25-30 साल आपके लिए तो सब मैक्सिमम कितनी पुरानी, यानी विंटेज अगर मैं सादा ज़बान में कहूँ, आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जो म्यूज़िक का कंसेप्ट है ना, हमारी जो सिविलाइजेशंस हैं, वो सबसे पहले जो ह्यूमन सेटलमेंट थी वो मेहरगढ़ में हमें मिलता है। ठीक है। क्वेटा के साथ जो इलाका है बलूचिस्तान में, वो अर्ली टाउन्स थे। अगर हम देखें ना कि हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ में लोग एक जगह से उठते थे, भाग के दूसरी जगह चले गए, जहाँ फ्रूट को सब्ज़ा नज़र आया उधर बैठ गए। लेकिन मेहरगढ़ का जो एक छोटा सा टाउन है, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली ह्यूमन सेटलमेंट है कि जहाँ पे वो ठहरे और उन्होंने अपनी एक एग्रीकल्चर डेवलप की, जमीन चीज़ें बीजी बकायदा। हालांकि वैसे ये मोहनजोदाड़ो से पहले का है, लेकिन अभी तक से 4000 साल पहले, लेकिन अभी तक इसको कोई वो नहीं दे ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया। लेकिन अभी बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो काफ़ी इसको मतलब कि अपग्रेड कर रही है, कल्चर को प्रमोट कर रही है। इसके बारे में प्लीज मुझे पूछना है। ये जो मेटल वाला है, ये मेटल वाला ये मैंने बनवाया वैसे। अच्छा, आपने बनवाया है? ये मैंने बनवाया है। ये हेवी लग रहा है। ये बेसिकली है, ये ततूरी है। ततूरी है ये। ततूरी इसको बोलते हैं। ये अनाउंसमेंट के लिए होता था। हाँ, अच्छा। ये फिल्मों में ख़वातीन हज़रात, जैसे मुगलिया दौर में, ये मुझे अंजुम साहब ब्रेक से पहले बता रहे थे कि मुगलिया दौर में इसको ये इसकी साउंड ऐसे है जैसे ये साउंड आप सुन रहे हैं। हाँ, वेरी शहजाद भाई, आप उस दौर में थे, मुझे लगता है। अभी इसका स्टाइल अगर आप मुझे बताएं। हाँ प्लीज आप पकड़ें। ऐसे इसको पकड़ के ना, आप ये कैमरा ऐसे इसकी आवाज जो होती है ना, वो जिस तरह साउंड हो, जिस तरफ आवाज देनी हो, नहीं ये एक ही बंदा पकड़ के आवाज देगा तो और क्या, 10 बंदों ने पकड़ा। ये तो हम नाजुक सी इसलिए हमने पकड़ा है। ओके। मुगल दौर में चूंकि जो लोग होते थे, इवन गवैये भी जो होते थे, वो बड़े मसल के ताकतवर लेवल के। और मेरे ख्याल में जब कोई जंग का ऐलान होता था या कोई विक्ट्री होती थी, जीत होती थी, किसी भी मौके पे खास इवेंट पे ये इसको इस्तेमाल किया। ये खास जो है ना, जब एम्परर झरोका दर्शन के लिए आता था ना, तो ये बिगल जो है ना वो बजाया जाता था। नहीं, इन्होंने अभी ये कहा कि सिंगर्स जो थे इवन के, वो भी ये कि सिंगर तो मेरा ख्याल नहीं, सिंगर नहीं इसको यूज करते। नहीं, सिंगर्स जो आपने कहा जो गवैये थे, वो क्या इसको बजा सकते थे? वो नहीं, ये गवैये का काम नहीं है, ये तो ट्रम्पट है बेसिकली ना, सांस से आवाज लाइन में रख दूं इसको। उसमें मतलब कि उसके फेफड़ों में जान होनी चाहिए जो आवाज लगाए ना, नॉर्मल बंदा इसको नहीं चला सकता। बिल्कुल सही, दिस इज ब्यूटीफुल। और इसके बारे में मजीद भी जानेंगे। अच्छा जी उष्णा, थोड़ा सा जरा आपकी तरफ भी बढ़ते हुए ना, व्हाट्स हैपनिंग, टूर्नामेंट्स के बारे में बताएं, प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं, टेनिस की दुनिया में व्हाट्स हैपनिंग।
जी आई वाज रिसेंटली, अभी मैं यूके में थी, ठीक है, तो वहाँ पे आई बीन प्लेइंग सम टूर्नामेंट्स। मैं 3 टूर्नामेंट्स खेली थी उधर। आई प्लेड अ कपल ऑफ फाइनल्स देयर, उनके लेवल 3 टूर्नामेंट्स से। तो यही सिंगल्स या डबल्स? नहीं, सिंगल्स। ओके, आई हैवंट बीन एबल टू प्ले डबल्स वहाँ पे येट, बट सिंगल्स के मैंने 3 टूर्नामेंट्स खेले थे। ठीक है। तो वो उनका, जैसे हमारा पाकिस्तान में नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, तो उनका ब्रिटिश टूर है, तो वहाँ पे दैट्स हाउ आई वाज एबल टू प्ले दोस टूर्नामेंट्स। बिल्कुल सही। एंड बस इसी तरह एक्टिविटी चल रही है, और इंशाल्लाह अभी आई एम इन पाकिस्तान फॉर अ फ्यू वीक्स, तो यहाँ पे अगर कोई एक्टिविटी हुई तो आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू दैट एंड परस्यू। बिल्कुल सही। लेकिन उष्णा, नाउ टेनिस इज अ स्पोर्ट, कोई भी स्पोर्ट आसान नहीं होता, उसके लिए एक ट्रेनिंग कंटिन्यूस चाहिए होती है। यू नीड टू स्टे परसिस्टेंट, फिजिकल एक आप में स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ आल्सो काउंट, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होती। टेनिस का फिर आप प्रैक्टिस भी करती रहती हो, अगर कोई टूर्नामेंट ना भी हो तो रूटीन क्या आपकी होती है कि आपकी स्ट्रेंथ मजबूत रहे? अक्सर आई थिंक आपका जो ऑफ सीज़न होता है, जैसे आप दिसंबर में देखते हैं, या जहाँ पे एंड ऑफ द ईयर जब टूर्नामेंट्स इतने नहीं होते, क्रिसमस हॉलीडेज आ जाती हैं, तो उसमें आपकी, आप कहने ऑफ सीज़न ट्रेनिंग होती है। तो टेनिस इटसेल्फ थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन आपकी जो फिटनेस ट्रेनिंग है, जो रिजीम है, वो जाती रहती है, वेदर इट्स इन द जिम और वेदर इट्स ऑन द ग्राउंड। आप उससे रिलेटेड जो भी आपकी ऑफ कोर्स फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी क्या रूटीन होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम की बात करूं तो जिम में आई हैव सर्टेन एक्सरसाइजेज दैट आई डू ऑफ कोर्स फॉर माय टेनिस। वेट ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी एजिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, आपके फुटवर्क एक्सरसाइजेज होती हैं स्पीड के लिए। तो इट्स नॉट लाइक कि मेरी कोई एग्जैक्टली फिक्स्ड रूटीन है दैट आई हैव टू गो थ्रू, लेकिन होता है कि हर रोज़ एवरी अदर डे आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट। लाइक किसी दिन स्ट्रेंथ पे वर्क कर लिया, किसी दिन पावर पे, स्पीड पे, एजिलिटी पे। सही। तो उस तरह ये कि आप बोर भी नहीं होते, और आपकी एक रूटीन भी आपकी गेम के मुताबिक आई थिंक आपको एक यू रेडी ऑल द टाइम, मुझे लगता है। जी, उसमें ये है कि ज़ाहिर है कुछ दिन कभी कभी होता है काम मसरूफियत ज़्यादा हो तो जिम मिस नहीं होता, बट ये कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ घर पे हो जाती है। अच्छा, मैं तो अगर जिम का ना रुख करना, मैं कहती हूँ नहीं बाहर ट्रैफिक बहुत है, धुंध है, ओहो बारिश हो रही है, तो मुझे मेरी बेटी कहती बेटा मामा इट्स नॉट रेनिंग, यू कैन गो, यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। तो ये वाला चलता है आपका काम के नहीं चलता कि नहीं दिल करता तो बहाना बना दिया? विंटर्स में थोड़ा सा कुछ दिन इट्स हार्ड टू गेट अप एंड गो एंड वर्क आउट, बट ये है कि नहीं, मोस्टली कोशिश होती है कि मैं उसे कंटिन्यू रखूं और अपने आप को फिट रखूं। अब मौसम ऐसा है मून, इस मौसम में खाने पीने का, तो खाने की क्या? खाने का तो वैसे इनसे वाकई पूछना चाहिए था, क्योंकि जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं ना, उनके खाने में बड़ा कुछ होता होगा, है ना? हाँ जी, डाइट में ऑफ कोर्स आई ट्राई टू ईट एज हेल्दी एज आई कैन। हलवा कितने अरसे से नहीं खाया? छोड़ो, मुझे बताओ पहले। सच पर्सनली स्पीकिंग हलवा मुझे इतना खुद पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन चखा कब लास्ट? आई थिंक इट्स बीन 3 मंथ्स, 3 महीने। अच्छा, पराठा कब लास्ट खाया ये बताओ? पराठा मैंने महीना पहले खाया। अच्छा, ओके, ठीक है। बिरयानी फरमाइश आ रही है पैनल से, बिरयानी इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। तो वो भी मैंने अभी पाकिस्तान जब मैं पहुंची हूँ वीक बैक, तो सबसे पहले मैंने बिरयानी खाई है, तो उसमें बिल्कुल इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस, और वो सबसे पहली डिश है एक्चुअली जो मैंने बनाना भी सीखी थी। अच्छा, ओके, गुड। तो कहते हैं ना व्हेन यू आर इंटरेस्टेड अबाउट समथिंग, तो वो आप सबसे पहले आपका दिमाग और दिल उस तरफ जाता है, तो कुकिंग में भी इट्स वन ऑफ द फर्स्ट। ऐसा ही ऐसे कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं तकिया जम्मिया नहीं, ऐसा ही है, जिन्हें लाहौर दे खाना नहीं ना खादे वो भी नहीं जम्मे। ऐसा ही है। अच्छा मून, देन ऑब्वियसली बीइंग अ सिंगर आपको भी अपने गले की हिफाजत करनी पड़ती होगी, तो एहतियात क्या करनी पड़ती है? पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे ब्लैक पेपर जो है, लोग कहते हैं वो खाएं तो गला साफ होता है, मैं खा लूं तो मेरा ख़राब हो जाता है। ओके। लोग कहते हैं कि आप अदरक का पानी पिएं या अदरक खाएं, वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं वो अगर उसका कहवा भी पी लूँ तो उससे भी मेरा गला ख़राब हो जाता है। मतलब मैं हमेशा उसके ऑपोजिट गई हूँ, कभी उस काम पे मैं आई नहीं। लोग कहते हैं कि अचार खाने से गला ख़राब होता है, बट अल्लाह का शुक्र है कि मैं खा लूँगी। सही, यानी आपके अपने रूल्स हैं। मेरे आप दूसरों की बात, और अच्छी बात है, हर किसी का अपना एक निज़ाम होता है। नहीं, मेरे टीचर ने मुझे ऐसे बनाया, जब मैं वो मुझे खिलाते थे कि अचार भी खाएंगी तू किन्नू भी खाएंगी तू, खट्टा भी खाएंगी, तब बस परहेज क्या कहते थे कि आपने इसके ऊपर कभी पानी नहीं पीना, जब भी पीनी है चाय पीनी है, कहवा पीना, अदरवाइज और कुछ नहीं, ठंडी चीज़ नहीं खानी है। सही। और अगर मुझे पर्सनली आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद, कभी हो जाता है कि मैं खा सकती हूँ, बट मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ओके।
बड़ी अजीब बात है, आप इधर फिर क्या कर रही हैं अगर आइसक्रीम आपको नहीं पसंद है? ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद जो आइसक्रीम पसंद करें। मुझे डेजर्ट्स अच्छे लगते हैं, आप खाते हैं। जैसे आपने इनको हलवा पूछा, अगर ये सवाल मुझसे करते तो मैं ये कह सकती थी अभी मैंने 2 दिन पहले खाया। अच्छा, ओके, गुड। लेकिन ये कि जो भी खाएं हेल्दी खाएं और खुश होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अंजुम साहब, ऑब्वियसली आप ये जो काम कर रहे हैं बड़ा आप खुश तो होते होंगे सर, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे बड़ा एक्सपेंसिव शौक है ये। हाँ बिल्कुल, आई हैव ऑलमोस्ट 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 400 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो एक इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए लोगों से मिलना पड़ता है, जो डिसेंडेंट्स हैं, फैमिलीज़ के लोग, आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, तो इट कॉस्ट टू मच कि चीज़ें इस तरह की। लेकिन ग्रेजुअली आस्ता आस्ता चीज़ें बस वो फिर नहीं। अभी आप कितनी अमाउंट के होंगे आपके टोटल? मेरे लिए तो एक ही चीज़ बहुत अहम है, लेकिन वो असल के दुनिया के लिए तो ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि $1 मिलियन गेम। ये प्राइसलेस है मेरे ख्याल में, आप दुनियावी लिहाज से सर, लेकिन मैं सॉरी बात कतई कलामी की माफ़ी, कभी ऐसा तो हुआ होगा आपके पास और लोग आए होंगे जो म्यूजिक लवर्स हों, वो कहें कि जी इतनी अमाउंट में इसको बेच दो, ऐसा तो होता होगा? बेचना क्या, लोग मुझे आते हैं कहते हैं कि ये हमें दे दें इतनी अमाउंट में, तो मैं चूँकि कलेक्टर हूँ मैंने कभी किसी को कोई चीज़ बेची नहीं अभी तक। बिल्कुल सही। सर, ना पाकिस्तान की बात करें तो हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी के हिसाब से बड़ा कुछ है। मैं समझती हूँ किताबों पे किताबें लिखी जा सकती हैं, लिखी भी गई हैं, लेकिन अगर जो कॉमन हम सुनते हैं मोहिंजोदाड़ो के हवाले से, हड़प्पा के हवाले से सुनते हैं, फिर मैंने कहा सिंध में वो मकली का कब्रिस्तान है। सर, थोड़ा सा इनकी चीज़ों के बारे में बताते हुए, बातों के बारे में, हिस्ट्री में जाते हुए। बेसिकली जो हमारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है और टेंजिबल जो आप बातें कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो, मकली और हड़प्पा और गंदारा, टेक्सला, ये दिस इज नोन एज टेंजिबल हेरिटेज, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये इसकी हिस्ट्री को बकायदा इस हेरिटेज को प्रमोट ही नहीं किया गया शुरू से, गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो अभी भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि मैं हड़प्पा में, टेक्सला में हूँ, तो लोग समझते हैं कि टेक्सला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इट इज़ नॉट इन पाकिस्तान। जब फिजिकल हम उनसे एक्सचेंज करते हैं, बात करते हैं, तो ये चीज़ें ओवरऑल वर्ल्ड में होनी चाहिए कि इंडस वैली का जो भरपूर ट्विन सिटी थे ना, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडिया में भी बहुत सारे ये सिटीज़ हैं, ये तकरीबन कोई 950 के करीब शहर तो अभी डिस्कवर हो चुके हैं इंडस वैली, वादी सिंध जिसको हम बोलते हैं। उसमें इंडिया में लोथल, कालीबंगन, डोलावीरा, ये भी उनके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है। अफगानिस्तान में एक मंडी गाक शहर है, वो भी मोहनजोदड़ो ही है अफगानिस्तान। बिल्कुल सही। तो ये सिविलाइजेशन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अभी 3 कंट्री बनते हैं। और सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, कि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो आसार कदीमा के हवाले से बात कीजिए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, इवन एज कम्पेयर टू इजिप्ट, हम इजिप्ट में देखते हैं कि पिरामिड्स और वो उनकी अपनी हिस्ट्री, लेकिन असल में इंडियन जो ये वादी सिंध की तहजीब है, दैट वाज द कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्शियन एंड मेसोपोटामियन और चाइनीज़। लेकिन उनकी आप देखें प्रोजेक्शन किस तरह हुई है कि पूरी वर्ल्ड के सामने पता है कि इजिप्टोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया, मतलब पाकिस्तान, इंडस वैली के ऊपर इतना फोकस नहीं है। हालांकि ये ज़्यादा रिच सिविलाइजेशन है, इवन इजिप्शियन से भी। सही। वो सिर्फ पिरामिड्स हैं यहाँ पे, तो असल के आप देखें ना कि मोहनजोदड़ो की जो डांसिंग गर्ल है, ऐसा ही है, वो डांसिंग गर्ल 6000 साल पहले डांस करती थी। 6000 साल पहले आपके सिंध में, मोहनजोदड़ो में, वो अगर वो डांस कर रही है तो उसका मतलब है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले होंगे, कुछ परकशंस के होंगे, कुछ उसकी लिरिक्स होंगे। तो ये अगर चीज़ें थी 6000 साल पहले, तो हाउ वी वर रिफाइंड एंड हैविंग एस्थेटिक सेंस। ट्रू 6000 इयर्स बैक, यानी ये 6000 इयर्स बैक भी वो तमाम एस्थेटिक सेंस थी। और आप सही कह रहे हैं, पिरामिड्स तो इजिप्ट तो मैं खुद भी गई हुई हूँ, मैंने पिरामिड्स देखी है, अनडाउटेडली अच्छी बात है, देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, बट वो जो इतनी हाइप है वो वाकई में आई एग्री विद हिम, इतनी नहीं थी, क्योंकि जब मैं गई तो मैंने भी कहा कि यार हाइप ज़्यादा है, उस तरह से वो नहीं, और ऑब्वियसली उसको प्रिजर्व भी किया गया है। लेकिन मैं हड़प्पा भी गई हुई हूँ और हड़प्पा इज सो फैसिनेटिंग, वो अपनी तरफ ये जगह खींचती हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होंगे इस हवाले से, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। लेकिन इस वक्त हमने गाने की तरफ बढ़ना है, तो मून आपकी आवाज़ में खूबसूरत गाना, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपकी फरमाइशें होंगी और बहुत सारी गुफ्तगू। आ जाइएगा।
वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात किचन के सेगमेंट में इट इज़ अ ट्रीट। भाई अमेजिंग माजबीन, आपकी ख़वातीन और हज़रात प्रेजेंटेशन देखें और ये प्रेजेंटेशन इतनी अमेजिंग है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना स्टार्ट करूँ, आप ही कहानी बताएं जी। ये मैंने बनाया गोला कबाब सिजलर, ठीक है। अफगानी पुलाव की प्रेजेंटेशन यही होती है और नट्स होंगे उसके ऊपर, काली किशमिश, और कई बार होता है काली किशमिश नहीं अगर मिलती तो आप दूसरी भी फ्राई करके डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बादाम है, उनको भी फ्राई करके डाला है। गाजर इसमें लाजमी है, उनको गाजर को फ्राई करते हुए आपने बटर में एक तो फ्राई करना, उसके बाद इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल करनी है, थोड़ा सा कैरमलाइज्ड करके वो हम सर्विंग पे देंगे, ठीक है। उसके बाद पुदीना रायता जो है वो मैंने कबाब के साथ सर्व किया। कबाब की रेसिपी बताएं। कबाब बहुत इजी है, चिकन का कीमा ले लें, मटन का ले लें, बीफ का, ये आपकी अपनी मर्जी है। 1 किलो अगर ले रहे हैं उसमें अपनी मर्जी के स्पाइस शामिल करेंगे और एक जो खास इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा वो होगा जायफल और जावित्री का पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज, अंडा एक शामिल करेंगे, बेसन भुना हुआ ठंडा करके वो शामिल करेंगे। इसके हम सीख के ऊपर कबाब बनाएंगे छोटे, उसके बाद इनको थोड़ा सा स्टीम कर लें, अगर आपके पास बारबेक्यू की सहूलत है तो वो कर लें, अवन में बेक कर लें, नहीं तो हल्का सा सौते कर लें। उसके बाद सिजलर पे जब सर्व करेंगे तो उसको अच्छी तरह गर्म करेंगे, थोड़ा सा सैलेड डालेंगे और उसके अलावा प्याज जो है बिल्कुल जब हम इसको दम पे छोड़ेंगे कबाबों को तो थोड़े टमाटर के स्लाइस और प्याज के रिंग्स डाल के हरी मिर्चें, हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको 2-3 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे और गरम गरम सर्व। एक्सेलेंट। और ये आधा जैसे प्याज और टमाटर आधा कच्चा आधा पका हुआ, बहुत क्रंची मजे का टेस्ट आता है। अच्छा जी, राइस में कोई खास चीज जो मिलाई हो बनाने के लिए? सेम वही पुलाव है जैसे हम बीफ पुलाव बनाते हैं, सौंफ का एक इस्तेमाल लाजमी होगा यखनी में, और उसके अलावा जो मैंने आपको गार्निशिंग इसकी बताई है वो मस्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, वो जो हमारे कॉलर थे, कॉलर बल्कि व्यूअर पंजीरी की रेसिपी पूछ रहे हैं। पंजीरी भी आजकल सर्दियां हैं, हर घर में बनाई जाती है। सूजी लेंगे हम आधा किलो और आधा किलो ही हम लेंगे उसमें देसी घी, उसके अलावा उसमें जाएंगी गूंदें लाजमी, और उसके बाद अगर कमर कस वगैरह आपको जो पसंद हो, एक उसमें जाते हैं मुखाने, इनको फ्राई करके हल्का सा हम ग्राइंड कर लेंगे या कूट लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने सूजी को अच्छी तरह फ्राई किया, छोटी इलायची उसमें शामिल की, सूजी भुनेगी तो आपने उसमें पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। उसके बाद ये जो फ्राई किए हुए नट्स हैं वो शामिल करेंगे और इसको ठंडा करके हम जार्स में भर के रख देंगे। बिल्कुल सही, कोई ऐसी चीज नहीं जो मोटापे की ना हो, सारी मोटापे वाली चीजें हैं, लेकिन इट इज डिलीशियस, इट्स टेस्टी और हेल्दी भी है। बहुत सारे लोगों को जो है एडवाइस भी करते हैं जी। वेरी गुड जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी उष्णा, आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, हम प्रोग्राम के आगाज़ में भी इस हवाले से बात कर रहे थे, व्हाट डू यू से, क्योंकि आपने पढ़ाई भी माशाल्लाह मुकम्मल की, इधर लकास से पढ़ाई करके लंदन में अपनी कंप्लीट की हायर एजुकेशन। जो एक तो होता है पढ़ाई का और डिग्री का कॉन्फिडेंस कि आपने कुछ डिग्री हासिल की, आपने स्पेशलाइज किसी एक फील्ड में की है, लेकिन एक होता है स्पोर्ट्स पर्सन का कॉन्फिडेंस। जो बच्चे बच्चियाँ स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो हायर लेवल के ऊपर उसको परस्यू करते हैं, मैंने देखा है उनका कॉन्फिडेंस इज मैचलेस एज कम्पेयर टू एनी अदर चाइल्ड। क्या कहेंगी इस हवाले से? आई थिंक स्पोर्ट्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में। ऑब्वियसली जब आप एक गेम शुरू करते हो या इफ़ यू शो इंटरेस्ट इन एनी सॉर्ट ऑफ लाइक गेम, तो उसमें हर एक एज एंड स्टेज पर आपका पैशन होता है, आपने आगे बढ़ना है। तो मैं यही कहूँगी कि इवन इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग कंपैरेटिवली, तो स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। तो उससे बच्चों को एज अ यंग एज उनको इंकरेज करना चाहिए। एंड स्कूल में भी आई वुड से कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट एन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इट शुड बी अ को करिकुलर एक्टिविटी। ऐसा ही है, मुझे अभी भी आज भी याद है, मैं अपने स्पोर्ट्स में टीचर फरजाना, आंटी रईसा, बल्कि अब मैं आंटी रईसा उनको कहती हूँ, टीचर रईसा यूज्ड टू बी माय स्पोर्ट्स टीचर लाहौर ग्रामर स्कूल में, और अब आंटी टीचर फरजाना इज़ माय डॉटर्स स्पोर्ट्स टीचर। तो वो स्पोर्ट्स का कॉन्फिडेंस कुछ और होता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं। और मुझे बचपन में स्पोर्ट्स का इतना शौक था, हम सब बहन भाइयों को, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमेशा एज होता था। वो एक जो शार्पनेस है, इंटेलिजेंस है, वो पढ़ाई में तो होती है, लेकिन स्पोर्ट्स का एक बड़ा अहम किरदार होता है, और वो कॉन्फिडेंस पता चलता है। अंजुम साहब, आप भी सर ज़रूर इस हवाले से कि स्पोर्ट्समैन का जो एक कॉन्फिडेंस होता है उस हवाले से आप क्या कहेंगे, और बच्चों को कितना इंकरेज करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि स्पोर्ट्स जो है ना, ये अगर आप प्री हिस्टोरिक पीरियड में देखें, एंशिएंट इंडिया, ग्रीक सिविलाइजेशन जो है, रोमन कल्चर जो है, उसमें स्पोर्ट्स जो है ना, दैट वाज द प्राइमरी सब्जेक्ट फॉर किड्स पर्टिकुलरली अप टू द एज ऑफ 15। 5 साल से बच्चे से लेके 15 साल के बच्चे के लिए स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, दैट वाज द एंड म्यूजिक, सही, दैट वाज कंपल्सरी सब्जेक्ट। देखे ना, हर हालत में उनको लेना होता देखे ना, ये कितनी हेल्दी सारी चीजें। बिल्कुल सही। एक तो ये है कि म्यूजिक से या स्पोर्ट्स से एक टॉलरेंस आती है, ऐसा ही है, एक बैलेंस पर्सनैलिटी बच्चे की बनती है। ट्रू। तो हम इसको बिल्कुल हमारी जो एकेडमिया है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे,
हम पर्टिकुलराइज कर देते हैं कि ये बच्चे सिर्फ स्पोर्ट्स खेलेंगे, ये बाकी जो है रेस्ट ऑफ द क्लास ये नहीं करेगी। हालांकि मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स सारे बच्चे करें, हर बच्चे को खिलवानी चाहिए ताकि हर बच्चे में वो कॉन्फिडेंस आए। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि ये जो कंप्यूटर के आगे, ये जो लैपटॉप के आगे, ये कोई हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है, लेकिन आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चे को एंगेज करें। अच्छा सर, आपसे ज़रूर पूछते हुए, अभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को तो जमा करते हैं, खुद गाने का, मौसीकी का शौक? मौसीकी का बस ऐसे ही चीज़ें इकट्ठी करते करते, चूँकि मेहदी हसन खान साहब बहुत बड़ी दुनिया है, अल्लाह ताला उनको शहनशाह गज़ल हैं, तो उनको लाइव सुना बड़ा, तो लेकिन कभी वो मैं उनको स्पिरिचुअल मेंटर समझता हूँ, कभी वो शागिर्दी वाली बात में नहीं आए, तो लेकिन सुना चूँकि बहुत ज़्यादा, तो ये फिर कलेक्शन हो गई और इससे फिर ज़्यादा चीज़, वो जो पैशन है ना वो ज़्यादा डेवलप हो गया। सही। तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले आप कुछ गुनगुना रहे थे, तो अगर लाइव आपसे फरमाइश की जाए। सुना दूंगा। वैसे मेरा तो गज़ल का प्रोग्राम था, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वो कह रहे थे कि ये गाना गा दें, अगर मैंने कहा चलो। बाकी प्रोग्राम गज़ल आपको पता है आधा घंटा पौना घंटा ले जाती है, बाकी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। बहुत सारी क्लैप में अंजुमदारा साहब माइक दे दीजिएगा प्लीज इनको। मून जी, थैंक यू मैडम। राग भोपाली में है, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह
आती की है। आप वो गाने वाले थे, उनके सामने आपने मुझे गवाया। एक्सेलेंट, फड़ी जा रहा है। एक्सेलेंट। उन्होंने मैंने फाड़ लिया कि मैं गलत गा रही हूँ, सही गा रही हूँ। ये तो अमेजिंग हो गया, कमाल। आई एम स्पीचलेस, मैं लिटरली। मैंने सुना ही है खान साहब को, मेरा कोई उस्ताद नहीं है, कोई शागिर्द नहीं है, अपने तौर पे। ये हो ही नहीं सकता अगर आपको इंस्ट्रूमेंट का शौक है और आप गाएंगे। नहीं, वो सारे बैठे हुए, वो टीम है मेरी, उनको पता है कि मैंने किसी से नहीं सीखा। बिल्कुल बिल्कुल। उष्णा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और उष्णा आपकी तो खुद बड़ी बहन भी क्लासिकल सिंगर है। जी, नॉट क्लासिकल, शी इज़ सूफी सिंगर, उसको आर्टिस्ट है और माशाल्लाह उसकी एल्बम भी है परी सुखना। अच्छा, एक्सीलेंट। तो ये द टैलेंट रन्स इन द फैमिली के हर बहन हर बच्चा कुछ ना कुछ फैमिली में कुछ कर रहा है। जी, मतलब माय सिस्टर एंड मी हैव वेरी डाइवर्स फील्ड्स, लेकिन माशाल्लाह वो अपने फील्ड में बहुत डेडिकेटेड है, मैं अपने में डेडिकेटेड हूँ, तो आई थिंक अच्छा है, वैरायटी है थोड़ी सी। बट ये कि नहीं, वो भी इसी तरह सूफी सॉन्ग्स का उसका शौक। बिल्कुल। लड़ाई वगैरह तो नहीं होती कोई? कभी कभी हो जाती है जैसे बहनों। अच्छा, इसका जवाब भी इधर से आ रहा है, बेस्ट बात है इधर पैनल से। कभी कभी हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। आई थिंक जस्ट सिस्टरली फाइट्स होती है। मून, आपको क्या लगता है ये जीतती होंगी लड़ाई में कि बहन? ऑफ कोर्स ये जीतती है। क्यों? क्योंकि ये जिम शिम जाती है ना स्पोर्ट्स में। सिंगर हमेशा सॉफ्ट होता है, नहीं होती, वो लड़ेगा नहीं। बट इस तरह उस तरह की हाथापाई वाली लड़ाई नहीं। बट अच्छा, मुझे पैदल से कहा जा रहा है अभी आप इनकी बहन से मिली नहीं है, तो मुझे लगता है मुकाबला जरा कोई ज़रा टफ किस्म का ही है। सही। अच्छा अंजुम साहब, सर ज़रूर ये बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं और मैं भी ज़रूर करना चाहूँगी। अब ऑब्वियसली हम बात करते हैं आसार कदीमा की और इन मुख्तलिफ जगहों की, फिर हिस्ट्री, इतना कुछ है, इतना कुछ सुना जा सकता है, इतने वाक़यात। सर कभी कुछ जिन भूत हम अक्सर सुनते हैं, मुझे याद है आज भी जब मैं हड़प्पा गई थी तो वो सुनने में आ रहा था कि कोई जिन भूत ना आ जाए, शाम के वक्त उस जगह पे नहीं जाना। एक होता है, एक आपका एक मिथ होता है, इसमें कितनी हकीकत है? आपको कभी कुछ मैं समझता हूँ कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया पाकिस्तान का जो इलाका है, पूरे में रिलीजन जो है ना, मिथ का और एक ये सुपरस्टिशियस कल्चर है कि जो भूत प्रेत आ जाते हैं, ये ऐसी स्टोरियां बच्चों को सुना देते हैं, ये इस तरह का कल्चर जो है ना वेस्टर्न वर्ल्ड में बिल्कुल खत्म हो गया शुरू से तकरीबन। लेकिन सर ऐसा तो नहीं कभी कोई फील हुआ हो, कभी कुछ ऐसा मुझे तो कभी किसी ने कुछ सुनाया हो कि जी मैं फलां जगह गया था? लोगों की स्टोरियां, बहुत ज्यादा लोगों की स्टोरियां कि जी मैं उधर गया, उधर ये ऐसे हो गया, लोटा हवा में उड़ रहा था, चारपाई जो है चारपाई पहाड़ के ऊपर से गुजर गई थी। तो ये जो है ना, ये इस तरह के मिथ्स और इंटरेस्टिंग स्टोरीज। नहीं तो ये भी तो हो सकता होगा ना कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट आपने बजाया, अंदर से जिन निकल आया। नहीं, इंस्ट्रूमेंट के बजाने से नहीं, वो वैसे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं कि लोगों का जो एंशिएंट साइट्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, ज़ाहिर है हज़ारों साल पुराने ये मॉन्यूमेंट्स हैं, तो इससे रिलेटेड जो रिजर्वेशंस होती हैं, जिस तरह लाहौर फोर्ट की बात करें सर, आप उधर ही मुकीम है, ऑब्वियसली काम की भी वजह से कहा ये जाता है, सुना ये जाता है कि शाम के वक्त इन जगहों पे नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली। बस लोगों ये बेसिकली ना ये हेलुसिनेशंस होती हैं, ऑडियो और विजुअल, आंखों के बाज़ दफ़ा आपको अगर कोई थोड़ा सा मेंटली आप डिस्टर्ब हैं तो फिर आपको चीज़ें भी नज़र आएंगी, आपके कानों में आवाज़ें भी पड़ेंगी। अगर आप समझें कि दिस इज़ नथिंग, दीज आर मॉन्यूमेंट्स, डे लाइट में भी मॉन्यूमेंट्स हैं, नाइट में भी मॉन्यूमेंट्स हैं, वही दरख्त हैं जो रात को होते हैं, दिन को खड़े होते हैं, तो इससे मैं समझता हूँ कि एक जो है ना, लेकिन लोग मोस्टली खौफ खाते हैं और लोग डरते हैं इस तरह की इन्होंने डायरेक्टली कह दिया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहीं पे रहता हूँ, वही दिन है वही रात है। इनका तो काम भी और इनका शोबा भी सर, एज अ आर्कियोलॉजिस्ट किस जगह की पाकिस्तान में हिस्ट्री आपको बहुत फैसिनेट की, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग? देखिए हर जगह की हिस्ट्री जो है उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में। अगर मोहनजोदड़ो हड़प्पा देखें तो इंडस वैली का कल्चर एक बड़ा रिच कल्चर था। अगर गंधारा का कल्चर देखें तो दैट वाज अ फैसिनेटिंग, मतलब के तो अगर मुगल कल्चर देखें, मुगल डायनेस्टी का कल्चर देखें तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की जो डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट, मॉन्यूमेंट्स और ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, तो ये दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल स्टोरी ऑफ एवरी सिविलाइजेशन, एवरी पीरियड जो है ना, उसमें इंटरेस्ट की बातें होती हैं। और मुगल डायनेस्टी को तो ज़्यादा इसलिए क्योंकि एक तो बच्चों की में के एकेडमिक्स के अंदर उसको उनको पढ़ाया भी जाता है, तो मुझे लगता है लोगों की एफिलिएशन, हालांकि इट्स मोर देन दैट, मुगल जो डायनेस्टी उसके अलावा इतना कुछ है कि आप सुनना चाहें, जानना चाहें, पढ़ना चाहें, देयर जिलियंस ऑफ बुक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिनमें आप इतना कुछ पढ़ सकते हैं। मुगल डायनेस्टी में बड़े पॉजिटिव काम हुए जो लोगों ने, जिसको प्रोजेक्ट ही नहीं किया। ऐसा ही है, हमने सरकारी तौर पे उसको प्रोजेक्ट नहीं किया। वो इस तरह कि हम लोग, अक्सर लोग कहते हैं जी मुगलों ने ताजमहल बनवा दिए, किले बनवा दिए, अपने तयशात के सामान बना दिए, गार्डन बना दिए, कब्रें बना दी, जिसमें मुगलों ने लिटरेरी काम भी बड़े किए। बिल्कुल ऐसा ही है। अकबर ने 1576 में एक अदारा बनाया था
जिसको दीन इलाही जिसकी प्रोडक्ट बिल्कुल ऐसा ही है, इबादत खाना उसको वो कहता था, वो दैट वाज अ रिलीजियस काउंसिल। उसमें तकरीबन हिंदुस्तान के 6 जो मेन रिलीजन है ना उनके स्कॉलर आके डिस्कशंस करते थे, डिबेट करते थे। तो वो बेसिकली एक अदारा बनाया, फिर एक इंस्टीट्यूट बनाया जिसका नाम था मकातब खाना। बिल्कुल ऐसा ही है, अ ब्यूरो ऑफ ट्रांसलेशंस। तकरीबन कुछ 700 किताब जो संस्कृत की थी ना, प्री हिस्टोरिक, उसमें रिलीजियस बुक्स हैं, वेदास हैं, पुराणास हैं, उपनिषद हैं, और जितना शास्त्रिक उनका संगीत है उसको ट्रांसलेट किया फारसी में, प्लस बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, यानी कितना काम किया आप देखें, जितना काम किया वो फारसी साइंस भी, हाँ, तर्जमा करवाया ताकि लोग समझ सकें कि ये विजडम क्या है। और ये इसी विजडम के लिए लोग बाहर से 3000 साल से आ रहे हैं, और उसको उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ये अकबर, जहांगीर, शाहजहां ताकि ये काम बड़ा, बिल्कुल, और शहंशाह अकबर के दौर में तो बहुत काम हुआ था, दैट्स आई मीन बड़ा रिमार्केबल काम भी हुआ। अच्छा उष्णा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, टूर्नामेंट्स के बारे में बताओ, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? इंशाल्लाह अभी आई एम हियर फॉर अ व्हाइल एंड आई विल गो बैक टू यूके, तो इंशाल्लाह उधर आई विल बी प्लेइंग सम टूर्नामेंट्स, और मतलब ऑब्वियसली अभी आई एम मैरिड तो वहाँ पे मैं होती हूँ यूके में, तो बस ये है कि साथ साथ मेरी टेनिस एक्टिविटी इंशाल्लाह चलती रहेगी वेयर आई कैन पार्टिसिपेट। एंड अगर पाकिस्तान के लिए भी कोई मौका मिला खेलने का आगे इस साल, साफ गेम्स वो स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड दिस ईयर इंशाल्लाह, बट लेट्स सी हालात कैसे होते हैं, बिकॉज हमारे थोड़े से पॉलिटिकल हालात अच्छे नहीं थे जो भी सारा। अच्छा लेकिन शादी के बाद आपके ये माशाल्लाह जो अब टूर्नामेंट्स हैं, शादी को इट्स नॉट बीन मोर देन अ ईयर, राइट? जी नॉट येट, हाँ, साल पूरा नहीं हुआ। कितना चेंज फील करते हो, पॉजिटिविटी, कितना मोर कॉन्फिडेंस आया? अल्हम्दुलिल्लाह इट फील्स गुड, अल्लाह का शुक्र है। आई फील लाइक एक माइलस्टोन आपका होता है, देन सेकेंडली अल्लाह का शुक्र है मेरे हस्बैंड, माय इन-लॉज, दे आर सपोर्टिव ऑफ माय गेम, और उसमें यही होता है कि आपकी जो एक फील्ड में आपको सपोर्ट थोड़ी होती है, तो उसमें आपको आपका थोड़ा सा अच्छा दिल लगा रहता है, तो उसमें यही है कि इट कीप्स यू हेल्दी एज आई स्पोक, और उसमें यह है कि आपका जो पोटेंशियल है वो आप अगर साथ साथ परस्यू करो, बट और भी जिम्मेदारियां आ गई हैं साथ में, तो मैंने और सब चीज़ों को साथ लेके चलना होता है, तो आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम एडजस्टिंग, और मैं उस बैलेंस को रखने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं कि अक्सर के स्पोर्ट्समैन जो होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ होती हैं, उनमें एक पेशेंस नज़र आता है, सब्र और तहम्मुल का, माइंड एंड बॉडी का एक बड़ा अहम किरदार होता है कि कितना ग्राउंड में अपना टॉलरेंस अपने में पैदा करना। आपको क्या लगता है, हाउ दिस स्पोर्ट्स हैज़ हेल्प्ड यू आउट इन दिस वे? डेफिनेटली देयर हैव बीन मैनी पॉइंट्स इन माई लाइफ जहाँ मुझे लगता है कि अगर मैं शायद स्पोर्ट्स में ना होती तो मेरी वो जो एक विल और स्पिरिट बिल्डअप हुई है वो स्पोर्ट्स की वजह से ही हुए, तो उसमें मैं ना होती तो आई थिंक देयर हैव बीन मैनी पॉइंट्स इन माई लाइफ जहाँ मैं ईजिली गिव अप कर देती। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं गिव अप किया शुरू में करियर के अपने? जाहिर सी बात है, ऐसे टाइम्स आते हैं जब आपका दिल करता है बस सब कुछ छोड़ दो, और यू नो ऑब्वियसली हार्ट ब्रेकिंग लॉसेस भी होती हैं, कई ऐसे मैचेस में हारी हुई हूँ जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हुए हुए हैं, तो उसके बाद बस दिल करता है कि आप रैकेट साइड पे फेंक के बस छोड़ दो, लेकिन आई थिंक देन कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग। कोई एक ऐसा वाकया जो क्योंकि यू नो बहुत सारे यंगस्टर्स आपको देख रहे हैं, उनके मोरल को बूस्ट अप करने के लिए कोई एक ऐसा वाकया जहाँ पे आपने बिल्कुल हिम्मत हार दी हो एंड यू नो यू गिव अप, यू सेड के बस? देयर हैव बीन सम टेनिस मैचेस इन माय लाइफ जो मैं कहूँगी मैं बहुत ही एक लूजिंग सिचुएशन से जीती हूँ, और जब वो मोमेंट ख़त्म हुआ है और वो विक्ट्री मेरे हाथ में आई है, तो मतलब एक बहुत ही सेटिस्फाइंग फीलिंग है। मुझे याद है जब मैं साफ गेम्स में थी, तो उधर जब मैंने अपना पहला मेडल पाकिस्तान के लिए जीता था, तो मेरी श्रीलंका नंबर 1 से मैच था, तो वो कोई 3.5 घंटे का मैच था, और मुझे अभी तक याद है कि सारे प्लेयर्स कोर्ट से जा चुके थे और हमारा मैच अभी तक चल रहा था। तो वो बहुत ही एक मैराथन हुआ था, और वो मैच मुझे कभी नहीं भूलेगा, बिकॉज आई थिंक एक तो लंबा बहुत था, और दूसरा इट वाज द फर्स्ट मेडल आई वन फॉर माय कंट्री। एक्सीलेंट। तो उसमें जो एक रैलीज हुई थी, ज़ाहिर टेनिस इज़ अ वेरी फिजिकल स्पोर्ट, उसमें आपका मेंटल स्ट्रेस, आपका कंटिन्यूस है भाई, कंटिन्यूस होता है, आपको इमोशंस को भी कंट्रोल करना होता है कई जगहों पे। तो बस वो जब मैच में खेल के आई, तो आई रिमेंबर मैंने सजदा किया था, आई वाज सो एक्साइटेड, मतलब पहला मेडल अपनी कंट्री के लिए जीतना वो फीलिंग होती है, तो वो मैच मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो मैं यही कहूँगी कि लाइफ में काफ़ी मोमेंट्स आते हैं फिर यू नो यू फील लाइक गिविंग अप, नॉट जस्ट इन ऑन द टेनिस कोर्ट बट वैसे भी। तो आई थिंक स्पोर्ट्स आपकी वो स्पिरिट बिल्ड अप करती है टू कीप ट्राइंग, टू कीप इम्प्रूविंग, और मैं यंगस्टर्स को भी यही मैसेज दूंगी कि जो भी करें उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस पे फोकस करें, परफेक्शन पे ना करें। बिल्कुल, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दैट्स अमेजिंग, ये बड़ी अच्छी जुमला कहा कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट की तरफ फोकस करें, परफेक्शन खुद ही हासिल हो जाती है। थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगी मून नाजरीन को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हज़रत अली का कॉल है कि इंसान को तकलीफ़ नहीं देता, उससे वाबस्ता तवक्कुआत तकलीफ़ देती हैं। तो काइंडली
ना लगाएं किसी से भी उम्मीद, अपने आप से लगाएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा एक उष्णा से सवाल है। अच्छा, सवाल बाद में, चलो कोई बात, प्रोग्राम के बाद कर लो। चलो अच्छा चले कर ले, जल्दी से कर ले। सवाल ये कि एक रोमन प्रवर्ब है, कहते हैं कि हु स्वेट्स मोर इन द ट्रेनिंग ब्लीड्स लेस इन द वार। जी बिल्कुल। जिसकी ट्रेनिंग में पसीना ज़्यादा निकलता है ना, बिल्कुल। उसका जंग में खून कम निकलता है। तो ट्रेनिंग के हवाले से आप ये जो स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, इवन बैडमिंटन और क्रिकेट, ये चारों ब्रिटिश ओरिजिन है इनका, लेकिन तीनों स्पोर्ट्स जो दूसरी हैं, टेनिस, लॉन टेनिस, रैकेट स्पोर्ट्स है, ये इतनी नेग्लेक्टेड क्यों है पाकिस्तान के अंदर? इसका इतना स्कोप इतनी तो नहीं है अब तो, मेरे ख्याल में शौक बड़ा टेनिस का स्कोप आहिस्ता सा बढ़ रहा है, बट यू राइट, अभी भी आई वुड से क्रिकेट से बढ़ के अभी तक कुछ नहीं है। असल में क्रिकेट का मैं इसका जवाब दूं कि क्रिकेट का क्रेज ऐसा इंटरनेशनल है, लेकिन आप देखें फुटबॉल की बात करें, हमारी पाकिस्तानी टीम नहीं भी खेलती तो आप देखें फुटबॉल का ऐसा क्रेज था, और माशाल्लाह से हम देखते हैं कि टेनिस के हवाले से भी बड़ा काम, अब तो ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स आ चुके हैं। रेसलिंग की भी बात करें, हमारे गेस्ट भी आई हुई थी, तो माशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है और आनी चाहिए। ये बात अंजुम साहब की सही है कि और अवेयरनेस आनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू उष्णा, थैंक यू मून आपका, और माजिबिन थैंक यू सो मच। और ख़वातीन औज़ात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मून की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना, बहुत सारी क्लैप है।